बाजारों की शुरुआत के लिए आज है बेहतरीन संकेत। 16,300 के ऊपर खुलने की तैयारी, लेकिन क्या आज फिर से एक नया रिकॉर्ड बनेगा और नए रिकॉर्ड बनने के बाद कल की तरह मायूसी रहेगी या फिर आज वाकई में दिखेगी खुशी? तो आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, कितना समय हो गया सर स्टूडियो में? एक साथ तो 4-5 महीने आई थिंक सर। आई थिंक यस, फरवरी के बाद शायद मार्च में हमने मार्च में बंद किया था। मार्च में लास्ट शो हमने एक साथ स्टूडियो में किया था और उसके बाद, और अब जाहिर सी बात है जब दीप और हम एक साथ हैं स्टूडियो में, नए रिकॉर्ड्स आज तो बनने चाहिए। रिकॉर्ड बने कुछ तो स्पेशल होगा। तो चलिए स्पेशल दिन की करते हैं शुरुआत। आइए देख लेते हैं इस वक्त किस तरह का एक्शन दुनिया भर के बाजारों में दिख रहा है और पूरा का पूरा एक्शन तेजी का बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सर, तो बढ़िया एक्शन बना है। नए रिकॉर्ड्स कल भी थे, यूएस में भी रिकॉर्ड्स हैं। तो आज के ट्रिगर्स फिर क्या? आज के ट्रिगर्स अमेरिकी बाजारों से संकेत बहुत ही बेहतरीन आते हुए दिख रहे हैं। भारतीय बाजारों के लिए जैसी उम्मीद थी उसके विपरीत काफ़ी मजबूती के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए हैं। अमेरिका के सीनेट में 1 लाख करोड़ डॉलर का इंफ्रा बिल पास हुआ है, इससे जोश आया है। डाउ का चार्ट देखिए, वाह, 35,200 की रेंज में वक्त बिताने के बाद कल एक बेहतरीन ब्रेकआउट ऐसा दिख रहा है जो 35,200 के पार बंद करते हुए डे हाई पर बंद किया है और लगता है 400-500 पॉइंट की तेजी के लिए डाउ और तैयार होता दिख रहा है। S&P ने भी नया रिकॉर्ड बनाया और जब ये दोनों चलते तो नैस्डैक थोड़ा बैक सीट पर रहता है, वैसा ही होता हुआ दिखा है। कच्चा तेल भी सुधरता हुआ दिख रहा है, $70 के ऊपर अब टिकता हुआ नजर आ रहा है। नतीजों के लिए आज 2 सरकारी कंपनियां रहेगी एक्शन में, पावर ग्रिड और कोल इंडिया। इसके अलावा भी वायदा कारोबार की कुछ इनके नतीजों पर तो रिएक्शन रहेगा। इसके अलावा वायदा कारोबार के कंपनियों के भी आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। बाटा केडिला जैसे ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है जिनके आज रिजल्ट्स रहेंगे, लेकिन कैश मार्केट के नतीजों की आज भी बड़ी और लंबी लिस्ट है। बिल्कुल सर, अर्निंग सीजन तो खत्म ही नहीं हो रहा है इस बार का और पिछले बार का भी हैंगओवर चल ही रहा है। इस बार ऐसे लग रहा है कि कुछ 3 महीनों से अर्निंग्स ही चल रही हैं सर। हाँ, मतलब कब खत्म हुआ कब शुरू हुआ, बीच में वो गैप ही वैसा है कि आए नहीं, इस बार तो नहीं आया। जैसे मुंबई से थाने जाएं तो कब मुंबई खत्म हुआ कब थाने शुरू हुआ पता नहीं होता, वो एक ही आप उसी वैसे ही हाल है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार तो 15 अगस्त के बाद थोड़ा शायद रिलीफ मिलेगी, आशा यही है सर। बट कैश मार्केट में तो भरपूर एक्शन है। बट SGX निफ्टी भी देखिए सर, अब तो रफ्तार पकड़ते हुए दिख रहा है। आज एक और नए हाई के संकेत आते हुए दिख रहे हैं सर। और एक बात यहीं पे पूछनी थी कि हाई तो हमारे बाजारों में बन रहा है, यूएस में भी कल एक बड़ा ब्रेकआउट आया, बट वो फीलिंग नहीं आ रही है सर हाई वाली जो अप्रैल मई में बन रहे थे। मार्केट का एक्शन जो जबरदस्त तेजी थी, वैसा इस समय बाजार में जोश थोड़ा लैकिंग दिख रहा है सर। ऐसा क्यों है दीप? क्या होता है कि जिन लोगों ने अप्रैल और मई को बहुत अच्छे से जिया है इस बाजार में, मतलब वो लाइफ देखी है, उनको जून जुलाई अगस्त पसंद नहीं आएगा। रोज स्टॉक 10% बढ़ना। हाँ। वही मैं कहता हूँ कि सुबह 3:15 बजे लो, 3:30 बजे दोपहर में ऊपर मिलेगा स्टॉक, आज लो कल ऊपर मिलेगा, इस हफ्ते लो अगले हफ्ते बहुत ऊपर मिलेगा। वो टाइम था अप्रैल और मई का। वो चीज़ें देखने के बाद लोगों को लगता है कि मार्केट तो ऐसे ही चलना चाहिए, है ना। मतलब प्राइस एक्शन जो है ना वो वैल्यूएशन से या बाकी कई चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आप माइंडसेट वही बनाकर बैठें कि उसी तरह का प्राइस एक्शन हमेशा होना चाहिए, पॉसिबल तो नहीं है, कहीं तो रुकेगा। उसी तरह का अगर इंडेक्स हाई बना रहा है तो क्यों ना स्टॉक्स भी उसी तरह से भागें। ये इंटरेस्टिंग चीज़ें तो मेरे ख्याल से जो थोड़ा सा मूड माहौल लोगों का उतना तेजी का नहीं है, उसके पीछे रीज़न ये है कि इंडेक्स के लाइफ हाई बनने के साथ पोर्टफोलियो की वैल्यू लाइफ हाई पर नहीं आ रही। वही बात है ना। आप अगर समझिए, बढ़ने में अगर आपके लिए ऑटो स्टॉक्स हैं, बढ़ने में आपके पास बैंकिंग स्टॉक्स हैं, या बढ़ने में आपके पास IT स्टॉक्स हैं, तो वो तो आपके पास है नहीं। स्पेशली निफ्टी वाले तो है नहीं। तो जब वो है नहीं तो फिर आपको वो लाइफ टाइम हाई वाली फीलिंग नहीं आएगी। और एक तरह से दीप ये अच्छा है। हाँ, क्यों? वो अच्छा इसलिए है कि आमतौर पर जब भी मार्केट, मतलब मैंने तो 28 साल के करियर में यही देखा कि लाइफ टाइम हाई के आसपास बहुत यूफोरिया होता है। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली और बहुत सिंसियरली ये पहली बार कह रहा हूँ कि पहली बार मैंने लाइफ टाइम हाई के आसपास यूफोरिया नहीं देखा और लंबे समय तक नहीं देखा। पहले भी ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम हाई आज बना आज ही मार्केट यूफोरिक हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से लंबे समय से 1.5 साल से एक तरफा तेजी हो रही है, एक तरफा तेजी है मार्च 2020 के बाद, लेकिन उसके बावजूद किसी भी लेवल पर यूफोरिया नहीं है।
तो ये एक बाजार के लिए बहुत अच्छी बात है, ताकत है। जब तक बाजार यूफोरिक नहीं होगा, अनाप शनाप तेजी वाला माहौल नहीं होगा, तब तक स्टॉक बढ़ते रहेंगे और तब तक मार्केट बढ़ता रहेगा। तो ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा है कि लाइफ टाइम हाई पर भी आप नर्वस फील करें, लाइफ टाइम हाई पर भी आप बहुत ओवर बुलिश ना हो। सिर्फ एक आध जगह जो आपको दिख रहा था आईपीओ मार्केट में, ऑफर फॉर सेल लाओ, ले लो पैसे, लोग दे रहे हैं, प्रमोटर्स बेच रहे हैं, वो भी थोड़ी सेंसिबिलिटी आ रही है। 4 आईपीओ जो खुले हुए देख लीजिए, वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जो 4 हफ्ते पहले आ रहा बिल्कुल, था। तो अच्छी बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 4 आईपीओ आ रहे, 4 की 4 कंपनियां खराब है, कुछ अच्छी भी होंगी, कुछ अच्छी खराब भी होंगी, लेकिन मार्केट का रिएक्शन है वो बहुत मैच्योर्ड है, समझदारी भरा है, और वो बहुत अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है। एब्सोल्युटली। चलो बढ़िया। कल जो थोड़ा एक पैनिक आया था सर, और वही जो आप पोर्टफोलियो वाली भी बात कर रहे थे, क्योंकि पोर्टफोलियो में इस समय मिड कैप स्मॉल कैप्स थोड़े ज़्यादा हैं, और कल जो एक गिरावट आई थी, काफ़ी सारे स्टॉक्स फिसले थे, लोगों का डर भरा था, वो क्या कह रहे हैं सर? पहले तो गिरावट और पैनिक में फर्क करना पड़ेगा। हाँ, चलिए पैनिक नहीं, गिरावट जो है क्या पैनिक हो रहा है उसमें, ये या हो सकता है स्टॉक्स की प्राइसेस में नहीं है। हाँ, लोगों के दिमाग में पैनिक भी 2 जगह होता है भाई। अगर आपने जरूरत से ज्यादा भर लिया और ऊपर के लेवल पर भर लिया और 10% नीचे स्टॉक आ गया, तो पैनिक है आपके लिए। एक्चुअली देखा जाए तो ये मार्केट ऐसा है जहां 10% 15% स्टॉक नीचे आता तो लेना है। करेक्ट, लेना है। मसलन सेल के नतीजे देखिए, इतने शानदार रिजल्ट्स हैं, स्टॉक 8% नीचे, वो लेना है। करेक्ट। आज स्टील के प्राइस कितने 6-7% बढ़कर आए। ये चीजें हैं। सो पॉइंट क्या है दीप, कि अगर आपने जरूरत से ज्यादा ले रखा है और ऊपर के भाव पे ले रखा है तो पैनिक है। आज भी पैनिक उन लोगों में नहीं जिनके नीचे के भाव की खरीदारी है। उनको ये लगता है थोड़ा ठीक है ना, नीचे आया, प्रॉफिट हमारा कम हो गया, मार्क टू मार्केट प्रॉफिट कम हुआ है, अभी भी हम प्रॉफिट में बैठे हैं, तो मार्केट तो तेजी के ट्रेंड में वापस ऊपर आ जाएगा। करेक्ट। कल भी जब 2 बजे हम जब शो की शुरुआत कर रहे थे, तब निफ्टी 16,200 के आसपास था। करेक्ट। हम लोग यही कह रहे थे कि डरने घबराने की जरूरत नहीं, कहीं कोई ऐसी निफ्टी में रिस्क ही नहीं है। आप देखिए कल बढ़ गया, आज फिर बढ़ेगा। राइट। सो इंडेक्स लेवल पे कोई समस्या खास है नहीं, स्टॉक्स में भी ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। एक जनरल करेक्शन, अब फर्क इतना ही है कि जिन स्टॉक्स में रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं उनकी पिटाई थोड़ी ज्यादा हो रही है, जिनके अच्छे आ रहे हैं वो भी गिर रहे हैं। तो कई बार आपको लगता है कि जब स्टॉक के रिजल्ट्स कुछ नहीं थे, कोई ट्रिगर नहीं था, तब तो इतना बढ़ रहे थे, अब जब रिजल्ट अच्छे आ रहे तो घट क्यों रहे। अब इन चीजों का 1-on-1 कोरिलेशन होता नहीं है मार्केट में। मार्केट ने ये सब चीजें, अच्छी रिजल्ट आएगी, ये पहले से डिस्काउंट कर रखा था। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कोई अच्छा स्टॉक किसी भाव में लेकर फंसे हुए हैं, बिल्कुल भी मत डरिए। मैं फिर से कह रहा हूं, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अगर आपकी तेजी की पोजीशन है, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। स्टॉक अगर अच्छी क्वालिटी का, अगर आपने कचरा लिया है तब तो अलग बात है। अगर स्टॉक अच्छी क्वालिटी का है तो हर स्टॉक में आपका प्राइस आएगा, पैसा बनेगा। और अब बाकी तो दीप पोस्टमार्टम करना है तो कर सकते हैं कि कल वो जो बीएसई के रूल्स आए थे जिसमें सर्किट लिमिट्स घटेंगी, स्टॉक की प्राइस सर्किट लिमिट से थोड़ी डिसाइड होनी चाहिए, है ना। अगर स्टॉक बढ़ना है घटना है, सर्किट लिमिट से बढ़ता घटता है कि सर्किट लिमिट सबकी घटा दी इसलिए स्टॉक गिर जाए, तो फिर तो स्टॉक की ताकत ही नहीं है। करेक्ट। फिर तो वो ऐसे ही बढ़ रहे हैं, मतलब मूड माहौल के हिसाब से। अगर किसी स्टॉक में ताकत है, आप उसको है ना ट्रेड टू ट्रेड में डाल दो, एएसएम में डाल दो, कहीं भी डाल दो, आज नहीं तो कल परफॉर्म करेगा। इस क्वार्टर में नहीं करेगा तो अगले क्वार्टर में करेगा, रिजल्ट्स जहाँ अच्छे। हाँ, लेकिन हाँ, चूंकि कल ज्यादा गिरे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर और हम पीछे घूम के देखें क्या क्यों गिरा होगा, अच्छा बीएससी की वजह। अरे भाई, लेकिन बीएससी का रूल भी कहाँ है? बीएससी का रूल सिर्फ और सिर्फ बीएससी लिस्टेड स्टॉक पर है। जो स्टॉक बीएससी एनईसी दोनों जगह लिस्ट है, उन पर तो ये रूल अप्लाई नहीं है, नहीं होगा। और 90% स्टॉक तो वो हैं जो दोनों जगह हैं। हार्डली कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो ओनली बीएससी है, और वहां पर अगर ये रूल है तो कौन सा फर्क पड़ गया? वो भी ऐसे जो 6 गुना बढ़ चुके हैं तब लगे, 6 गुना बढ़ने के बाद सर्किट लिमिट लग रही है, तो फिर क्या? ये सब पोस्टमार्टम है। आई डोंट बाय दीज स्टोरीज। ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्राइस सर्किट फिल्टर लगाने से ये स्टॉक गिरने चाहिए, और ऐसा अगर ऐसे गिरते तो कल गिरते तो आज गिर जाए, फिर उन स्टॉक्स में ताकत ही नहीं। सो ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई डरिए घबराइए मत। अगर आपके पास कोई शुगर स्टॉक रह गया है, आपके पास कोई मिड कैप स्टील स्टॉक रह गया है, आपके पास कोई मिड कैप आईटी स्टॉक रह गया है, आपके पास कोई मिड कैप ऑटो इंसुलेटर स्टॉक रह गया, सब में पैसा बन जाएगा। निश्चित थोड़ी गिरावट और आ सकती है अगर ऐसा हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। बिल्कुल 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 दीप, 100% हो सकता है। 1-2 दिन की करेक्शन और हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद फिर से संभल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस कन्विक्शन रखने की, आपके पास स्टॉक अच्छा होना चाहिए बस। और स्टॉक अच्छा होने का कन्विक्शन तब आता है जब आपने पढ़ाई की है, रिसर्च की है, तो आपको खुद को पता है कंपनी क्या करने वाली है। अगर सुनी सुनाई बात पर जब हम खरीदते हैं तो हम किसी और पर डिपेंडेंट हो जाते हैं।
अच्छा दीप ने बोला इसलिए खरीदा। अब दीप से ही पूछना रहा दीप क्या करना है, दीप क्या करना है। और अगर मैंने पढ़ाई की है उस कंपनी के बारे में, मुझे पता है कि ये क्वार्टर ऐसा गया, अगला क्वार्टर वैसा जाएगा, साल भर ऐसा जाएगा, तो मुझे मालूम है कि कंपनी ये करने वाली है। ठीक है 5-10% कम ज़्यादा हो सकता है, करेक्ट, लेकिन मेरा कन्विक्शन कि साल भर में इतना प्रॉफिट बनाएगी। अगर 150 रुपये की EPS करेगी, भाव 1000 रुपये, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, वैसी वाली बात है। अगर आज देखिए ना आप, मेटल स्टॉक्स हैं, अपना मार्केट कैप है उसका 40% 50% क्वार्टर EBITDA आ रहा है साल का, है ना। अगर वेदांत आपका 1-1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 50,000 करोड़ का EBITDA करता है, तो आपको समझ में आता है कि ये स्टॉक्स में कोई समस्या नहीं है जी। वैसी बात है। और आज से SIP स्टॉक भी फिर से है, तो हाँ मतलब थोड़ा एक्चुअली SIP स्टॉक रोकने के पीछे 2 बड़ी वजह थी दीपक। तो ये था कि इतने सारे IPO आ रहे हैं, एक IPO में पढ़ाई करने में, रिसर्च करने में, और मुझे इस बात की खुशी है कि हम और हमारी टीम, हम अकेले इकलौते बिजनेस चैनल हैं जी जो हर एक IPO का इन हाउस रिसर्च करते हैं जी, हर एक IPO का। नहीं तो ज़्यादातर लोग वही करते हैं कि चलो मंगवा ली जी, ब्रोकर से ले ली, उनकी रिपोर्ट के दम पर एनालिसिस कर लिया, 2 लोगों को बुलाकर पूछ लिया, उसमें भी कोई गलत नहीं, वो भी अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जब हम इन हाउस रिसर्च करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से। लेकिन IPO की रिसर्च करना बहुत मेहनत का काम है, आसान काम नहीं है, क्योंकि लिस्टेड कंपनियां होती तो आपको स्क्रीनर में पता नहीं कहाँ कहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हर एक डेटाबेस मिल जाता है, पुरानी पास्ट रिकॉर्ड मिल जाती है। यहाँ 200, 250, 300 पेज के RHP पढ़ने पड़ते हैं, 2-2, 3-3 दिन लगते हैं, प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड समझना होता है, डेटा जो बढ़कर आए। हमेशा देखो शादी के दिन दुल्हन को तैयार किया ही जाता है, वैसा ही IPO के पहले कंपनी को तैयार किया जाता है, करेक्ट। तो वो कितनी तैयारी, कितना मेकअप है, कितना ओरिजिनल है, करेक्ट वो समझना जरूरी है। उसके बाद आपको IPO पे ओपिनियन देना आसान काम नहीं है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। IPO पे ओपिनियन देना मतलब जितनी रिसर्च हम कर रहे हैं, जितना हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल सर, मतलब रोज का ये कमेंट्री करना बड़ा ईजी है मेरे लिए लेकिन IPO वाला में इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये तो कुछ तो IPO बहुत ज़्यादा थे इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था, और कुछ स्टॉक्स ओवर हीटेड हो गए थे, तो अब 2-3 दिनों में स्टॉक भी नीचे आ गए, IPO का भी प्रेशर कम हो गया, तो हमने कहा फिर से शुरू करते हैं SIP। बिल्कुल सर, मज़ा आएगा। तो आज SIP स्टॉक 9:20 को मिस नहीं करना है इसको। सर एक और चीज़ थी जिस पर आपकी राय लेनी थी, क्योंकि बाजार में तो एक्शन भरपूर हो ही रहा है स्टॉक स्पेसिफिक, बट जो कमोडिटीज़ में चल रहा है सर, ये क्या हो रहा है? एक दिन तेल 4% गिरता है, दूसरे दिन रिबाउंड करता है, स्टील देख लिए, आयरन ओर देखिए, शुगर देखिए, चल क्या रहा है? वोलेटिलिटी रहेगी दीप। पिछले 3-4 दिनों से हम यही बात कर रहे थे, ग्लोबली हर एक एसेट क्लास में आ रही है। अच्छा, आपका क्रिप्टो देखो 40 वाला 46 हो गया 2 दिन में। हाँ मतलब हुआ है ना। सो हर एक एसेट क्लास में, चाहे वो आपका मेटल्स देख लो, वापस शुगर देखो, शुगर आज भाग गए हैं जोरदार, बिल्कुल मेरे ख्याल से 7-8% शुगर के दाम बढ़े हैं, 6% बढ़े हैं, स्टील के दाम तेजी से बढ़े हैं। तो है ये सारे के सारे कमोडिटीज अभी तक अप ट्रेंड में, इनका अप ट्रेंड रुकने का, टूटने का कोई संकेत है नहीं। लेकिन देखिए जो भी कमोडिटीज हो, आप एक चीज समझिए, निफ्टी क्यों नहीं गिर रहा जी? हर 150-200 पॉइंट पे क्यों खरीदारी आ जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा गिरा तो 300 से 400 पॉइंट, क्योंकि बढ़ने की स्पीड कम है। जहाँ बढ़ने की स्पीड कम होगी वो उतना ही धीरे गिरेगा। मिड कैप शेयरों में भी आप देख लीजिए, ये 2 दिनों में जो करेक्शन हुए ना, वो उन्हीं शेयरों में करेक्शन हुए जो सर्किट मारते हैं जी। हल्की सी अच्छी खबर आई 20%, वही गिर रहे हैं। जो स्टॉक बढ़ने में धीरे हैं वो घटने में भी धीरे हैं। तो हमारे मार्केट बढ़ने में धीरे हैं तो घटने में भी धीरे हैं, कमोडिटीज बढ़ने में तेज हैं तो घटने में भी तेज है। तो थोड़ा वोलेटाइल मार्केट रहेगा, बस उतना ही है। इसके अलावा कमोडिटीज मार्केट में भी कहीं कोई चिंता की, अरे जो कमाई कर रही स्टील कंपनियां, आया मैं लंबी बात नहीं करता, कम से कम 6 महीने तो अच्छे कम से कम 6 महीने तो अभी तक अच्छे दिख रहे हैं। 6 महीने तो ये फाइनेंशियल ईयर तो अच्छा जाएगा इनका। बाद में देखते हैं ग्लोबली कमोडिटी साइकिल कैसा क्या रहता है, तो थोड़े ऊपर नीचे होंगे, चिंता की बात नहीं, बस वॉलेटिलिटी। बहुत बार लोग मुझे ट्वीट करते हैं, आप तो हमेशा पॉजिटिव ही बोलते हो, और तो लाइफ टाइम हाई बन रहा है रोज। पिछले मुझे याद ही नहीं आता पिछले 6 महीने में कभी एक भी शॉर्ट कॉल कभी आया ना, है ना। और जितनी बार मार्केट गिरा हमेशा बोला डरो मत घबराओ, तो गलत क्या किया है? सही बात है। अगर मैं 400 पॉइंट निफ्टी नीचे गिर जाए, मैं बोलूँ नहीं सब बेच दो निकल जाओ, क्या पता नहीं क्या हो जाएगा, तो गलत है ना। अगर हाँ, अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, सबसे ज़्यादा डराई मैं नहीं आप लोगों की लाइफ में याद है सर? नहीं याद है तो दिला दूँ, नहीं लेना है। सबसे ज़्यादा मैंने ही डराया है, याद है। मुझसे ज़्यादा डराने वाला कोई मिलेगा नहीं आपको। तो जब जरूरत होगी डराने की तो डराएंगे, अभी मत डरिए, वो भी वक्त आएगा जब आपको डरना पड़ेगा। अभी तो के लिए तो सब अच्छा है। चलिए सर, फिर आज का सेटअप क्या कह रहा है? ये तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव हैं, बेहद पॉजिटिव हैं। FIs के संकेत न्यूट्रल हैं,
DIs के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं फॉर ए चेंज, एक ही दिन के लिए हुए लेकिन हुए हैं। सेंटीमेंट ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव हुए हैं। 16,210, 16,235 दिन के लिए पहला सपोर्ट जोन, मुझे नहीं लगता ये आसानी से टूटने वाला है। कल के उतार चढ़ाव के बावजूद इस रेंज को हम होल्ड करेंगे, फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो नीचे की तरफ 16,125, 16,175 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ओके, ऊपर 16,325, 16,350 हल्की रुकावट है, पार करके निकले तो 16,400, 450 तक की तरफ तैयारी निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी 35,800, 35,900 तुरंत प्रभाव से आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और 35,600, 35,700 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है ये आपके लिए। 36,200, 36,300 हल्की सी रुकावट है, कल के हाइज भी 36,325 के आसपास के हैं, उसको पार करके निकले तो 36,400 से 36,600 की रेंज में कहीं रुकेंगे। अब वो 36,400 पे रुकेंगे, 475 पे रुकेंगे या 600 पे रुकेंगे, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस रेंज में कहीं न कहीं एक बार बैंक निफ्टी रुकेगा। ये आपके लिए सारे बड़े जोन हो गए। अब मैं आपको डे रेंज दे देता हूं। 16,235, 16,325 थोड़ी सी अलग तरह की रेंज आ रही है। आज टाइम मिला ज़्यादा तो बना दिए, एकदम एग्जैक्ट लेवल निकाल लिए। 16,235, 16,325, 16,200, 16,350 ब्रॉडली कल वाली रेंज हो गई जी। और बड़ी रेंज के तौर पर 16,125, 16,400 लेकर चले आप। बैंक निफ्टी 35,800, 36,300, कल की लोअर रेंज 35,900 थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा नीचे लिया है। 35,800, 36,300, 36,300 कल की हायर रेंज है। 35,700, 36,400 और 35,600, 36,475 ये निफ्टी के लिए। तो बेसिकली दीप है ना, बैंक निफ्टी में 35,600 से 35,800 की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है। 200 पॉइंट बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अब इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास से ही घूम रहा है, तो ये रेंज आसानी से टूटेगी नहीं। और अगर 36,000 के ऊपर हम 2 दिन तो बंद हो गए, 4 में से 3 दिन बंद हुए हैं 36,000 के ऊपर, नहीं 4 नहीं, 2 दिन बंद हुए, 5 में से 3 दिन हुए, बीच में 2 दिन हम 36,000 के नीचे बंद हुए। अब अगर आज 36,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है बैंक निफ्टी में, मजा आ जाएगा। और 36,100 के ऊपर बंद हो गया, बढ़िया। 36,200 के ऊपर बंद हो गया तो मतलब रॉकेट। तो आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने लायक होगी। चलिए, तो नजर है फिर बैंक, क्योंकि अगर ऐसा हो गया 36,200 के ऊपर का क्लोजिंग, तो कल का स्टार एक्सपायरी का बैंक निफ्टी होगा। अच्छा, वैसे संकेत तो आ ही रहे हैं 2-3 दिनों से बैंक लग रहा है मतलब। और सबसे बड़ी बात बताऊं क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलो अभी बता देता हूँ, आगे एफएनओ के डेटा के लिए इंतजार मत कीजिए, अभी बता दीजिए। शॉर्ट्स बहुत है बैंक निफ्टी में। 36,000 के कॉल पर 17 लाख शेयर खड़े हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल राइटर में। 36,100 9 लाख, 36,200 15 लाख, 36,300 10 लाख, मतलब 36,000 से 36,500 की रेंज में भर भर के शॉर्ट है बैंक निफ्टी। अब इसके 2 मतलब होते हैं, एक तो ये कि लोग इतना दबाकर शॉर्ट करें, इसका मतलब उठ नहीं सकता जी, बढ़ नहीं सकता, लेकिन आपके लिए ग्लोबल संकेत अच्छे हैं। करेक्ट। 40 आज पहली बार एसजीएक्स निफ्टी बड़े दिनों बाद ढंग से खुल रहा है। ये जो दिखा रहा है सही दिखा रहा है, मजबूत खुलेंगे। मैं आज है ना जानबूझ के नहीं बोला सुबह मानसी को कि नहीं बहुत जोर से खुलना चाहिए, जहाँ खुले में मैंने कहा रुको शांति रखो लेकिन फिर भी हाँ फिर भी मजबूत आज खुलेगा, पक्का खुलेगा। आज अच्छी तेजी बनेगी। 2 रीजन है, एक कल काफ़ी लोग हल्के हो गए इंट्राडे में। प्रॉब्लम क्या है, एक दिन इंट्राडे में 100 पॉइंट का फॉल आता है शार्प, तो वो संभाल नहीं पाते लोग। तो ये रिस्क मैनेजमेंट की गड़बड़ है। आपको मान के चलना है कि मतलब थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। करेक्ट। अगर 200 निकल गया निफ्टी अचानक से बिना कुछ आपको सिग्नल दिए बताए, तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, तो ही आप पैसा बना सकते हैं। आप देखिए आज जिन लोगों ने कल होल्ड कर लिया अपना लॉन्ग, जिन्होंने नीचे में ले लिया, आज काम आ जाएगा, वो वाली चीज़ है। तो बैंक निफ्टी ऐसे देखेंगे बहुत शॉर्ट है, लेकिन यही शॉर्ट अगर आज ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, आज एफआईएस के डेटा अच्छे हैं, शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। इतनी शार्प शॉर्ट कवरिंग होगी जो निफ्टी में नहीं है जी, बैंक निफ्टी में। तो इसलिए बैंक निफ्टी के डेटा मजबूत हो सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के दम पर। 36,000 पर पुट में हाईएस्ट तो नहीं है, 14 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो इसलिए 36,000 के ऊपर अगर आज बंद होते हैं तो बैंक निफ्टी कमाल कर देगा। यही आपको निफ्टी के भी डेटा बता दूं, एफएनओ वाले दीप 16,300 हल्की रुकावट का लेवल है। 16,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है 51 लाख शेयरों का, उसके ऊपर खुलोगे आप जी, काटो। अब आज नहीं काटोगे तो कल काटना पड़ेगा। तो ये पूरी संभावना है लाइफ हाई फिर आज बना देंगे एक 16,350 के आसपास जाने की तैयारी है, और फिर 16,400 तक की भी बन सकती है। तो एक ये, दूसरा एफआई ने बेचा नहीं है ज़्यादा। कल के सेशन में देखिए सिर्फ 180 करोड़ की बिकवाली डेटा में,
ठीक है। जितना 180 करोड़ का कैश में एफआई ने बेचा, उससे ज़्यादा 470 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर खरीदा। बिल्कुल। और इंडेक्स में कोई खास बिकवाली नहीं है, पौने 300 करोड़ की। तो बड़े दिनों बाद एफआईज के डेटा भी थोड़े ठीक है, खराब नहीं है। लोकल फंड ने 690 करोड़ का खरीदा है। करेक्ट। तो कल आज आपके पास दो बड़े ट्रिगर हैं। एक ग्लोबल अच्छा हो गया, उम्मीद से बेहतर है। दूसरा डेटा बड़े इन्वेस्टर्स के अच्छे, और तीसरा 36,000 के ऊपर और 16,300 के ऊपर शॉर्ट कवर। तीन अच्छी चीजें आज आपके पास, तो बढ़िया दिन होना तो चाहिए। आज ट्रेडर्स को मजा आएगा, आना चाहिए। बिल्कुल सर। चलिए, तेजी करने वालों को और फिर पोजीशनिंग क्या हुई सर एफआईएस की? पीसीआर क्या कह रहे हैं? पीसीआर 1%, माफ कीजिएगा, लॉन्ग पोजीशन 1% घटी, कोई खास दिक्कत नहीं। पुट कॉल रेशियो 1.35 से 1.30 आया, कंफर्टेबल है, लाइट है, अच्छा है, पॉजिटिव साइड पर है। विक्स 1% बढ़ा है, कोई खास चिंता की बात नहीं। स्टॉप लॉस, इंट्राडे स्टॉप लॉस निफ्टी पर ऊपर खींचा है मैंने 16,175, और क्लोजिंग स्टॉप लॉस भी 25 पॉइंट से ऊपर खींचा है 16,125। अब तक मैं 16,100 बोल रहा था, 16,125 किया, और इंट्राडे स्टॉप लॉस 16,175 अब आपका होगा। बैंक निफ्टी पर एक ही स्टॉप लॉस है, इंट्राडे और क्लोजिंग 36,800। फिर भी जिनको ज़्यादा डीप और सेफ स्टॉप लॉस लगाना है, 36,600 का लगाए, माफ कीजिएगा, सॉरी 35,800। इसको स्टॉप लॉस को, लॉन्ग पोजीशन को 35,800 करो ना, 36,800 तो अभी हुआ ही नहीं है अभी होने तो 36,800 पहुंचे ही नहीं है। तो 35,800 आपका इंट्राडे का स्टॉप लॉस, और क्लोजिंग भी यही है। किसी को डीप स्टॉप लॉस रखना है तो 35,600 का भी रख सकता है, लेकिन 35,800 काफ़ी, क्योंकि ऊपर खुलेंगे ना उसके बाद 35,800 काफ़ी है। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो कायदे से होने तो नहीं चाहिए, फिर भी जो है अब 16,400 का रख लीजिए फाइनल स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। वैसे क्लोजिंग बेसिस पे जिनको कम स्टॉप लॉस रखना है 16,300 का भी रख सकते हैं। 16,300 का मतलब लाइफ हाई क्लोजिंग बेसिस। हाँ, लाइफ हाई क्लोजिंग के बाद फिर आपको क्यों 16,400 तक वेट करना है, बट फिर भी 16,400 जिनको और 100 पॉइंट रुकना है, इंतजार करना है। 36,350 कल का हाई पार करके टिके निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, एग्जिट फ्रॉम शॉर्ट्स, सिंपल। क्लियर है सर। तो 16,300 क्लोजिंग बेसिस पर भी आप रख सकते हैं, वैसे 16,400 और 36,350 बैंक निफ्टी के लिए। नई पोजीशंस क्या करें सर आज? खरीदे निफ्टी 16,125 का स्टॉप लॉस है, बाद में इसको खींचकर ऊपर ले आए 16,175, ठीक है। जैसे आप 16,300 पार कर लें, करेंगे 16,175 हो जाएगा। 16,320 पहला टारगेट है, वहां खुलेंगे शायद। 16,335 दूसरा टारगेट, वहां भी खुल सकते हैं ओके 350, 400 दो और टारगेट ऊपर की तरफ, ज़्यादा ऊपर के दिए नहीं, देखते हैं जितना कम दौर बढ़ जाए तो बढ़िया। इन्फोसिस की तरह होना चाहिए, कम बोलो ज़्यादा परफॉर्म करो वैसा है। ओके, सेल निफ्टी 350, 400 की रेंज में, 425 की रेंज में चांस ले सकते हैं आप शॉर्ट करने का, अगर एक बार करना चाहें तो, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 16,450 का। उसके ऊपर शॉर्ट नहीं रहना है। 16,350, 300, 280 और 260, ये चार टारगेट के लिए बिकवाली करनी है ऊपर की तरफ। अंडरस्टूड है सर। बैंक निफ्टी खरीदें 34,800 का स्टॉप लॉस है, 36,200, 36,300, 36,400, 36,475, चार छोटे से टारगेट है। इसके पार 36,600 बनकर आता है, वो बाद का टारगेट बनेगा। सेल जो करना चाहते हैं 36,350 से मूड बनाएं, जरूरी नहीं है यहाँ आप खरीदें। 400, 475 ज़्यादा सही लेवल है शॉर्ट करने के लिए, वहाँ करेंगे तो जितना बढ़िया, जितना 36,500 के आसपास कर पाए उतना बढ़िया है। 36,600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, 36,225, 125 और 36,025 छोटे टारगेट, बस बहुत है ये सारा। आज टारगेट कम कम वाले ही रखे हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, ट्रेड करें तो कहाँ करें, क्योंकि सारे तो आपके जो फेवरेट स्टॉक्स हैं वो बैन में आ गए हैं मतलब नाल्को सेल दोनों बैन में है, आरबीएल, कैनरा बैंक, अब पीएनबी भी जुड़ गया है, इंडिया बुल्स, सन टीवी, तो जितने भी ट्रेडर्स को पसंद आते हैं वायदा कारोबार से ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स, सब तो बैन में आ गए। ये आपके पास में बैठे हैं आशीष, इनकी वजह से ये सारी बैन की लिस्ट बढ़ती जा रही है। आशीष को पता नहीं ये गलत फहमी है कि जितनी बड़ी बैन लिस्ट उतनी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाएगी कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ। आशीष ऐसा है तो चलिए, लेकिन ठीक है, लाइफ टाइम हाई पे कहीं तो स्टॉक्स में पोजीशन होनी चाहिए। बैन लिस्ट बढ़ रही है, ये बात है। 7 स्टॉक हो गए, 7 स्टॉक हो गए सर। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके लिए आज का पूरा सेटअप। डेटा तो सर आपने समझा भी दिया है, इंपॉर्टेंट लेवल्स, और अच्छा दिन होना चाहिए। एसजीएक्स निफ्टी भी अच्छे संकेत दे रहा है, तो देखते हैं कल की रिकॉर्ड तेजी के बाद आज बाजार किस तरह करेंगे परफॉर्म। आशीष तो हमारे साथ हैं ही ब्रोकरेजेस के बारे में बताने के लिए, साथ ही वरुण, देवांशी और मानसी भी हमारे साथ तैयार हैं आज के खबरों वाले शेयर्स के बारे में बात करने के लिए। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट नतीजे कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीप। आज के ट्रिगर्स में काफी सारी कैश की कंपनियां हैं जहाँ पे नतीजे आएंगे, जिसमें अंबाला साराभाई है, अंबिका कॉटन है, इसके अलावा और काफी सारी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आएंगे, जैसे कि धनसिरी टी है, क्यूफिक बायो, एचईजी, आईडीएफसी लिमिटेड, इंडिया सीमेंट, यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए।
जो नतीजे आफ्टर मार्केट्स आए हैं उसमें पावर ग्रिड सबसे पहले है, यहाँ पे अनुमान से कम है लेकिन एक्सेप्शनल गेन के चलते मुनाफा जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। रेवेन्यू देखिए 9,740 करोड़ के आसपास है, जबकि हमारा अनुमान 10,285 करोड़ के आसपास का था। एबिटा मार्जिन, यहाँ पे एबिटा मार्जिन बढ़े हैं, 87.6% से बढ़ के 87.7% पे आए हैं। हमारा अनुमान 87% का था। कंपनी का जो मुनाफा है 6,085 करोड़ पे आया है। यहाँ पे कंपनी को जो एक्सेप्शनल गेन हुआ है वो 3,170 करोड़ का हुआ है और इसके चलते कंपनी का जो मुनाफा है उसमें एक तगड़ा जंप देखने मिला। एफएनओ के कुछ नंबर्स आए हैं जिसमें ल्यूपिन सबसे पहले है। यहाँ पे वन टाइम लाइसेंसिंग फीस के चलते इस कंपनी का जो मुनाफा है वो काफी हद तक बेटर देखने मिल रहा है, काफी अच्छे नंबर देखने मिल रहे हैं। रेवेन्यूज 4,237 करोड़ के आसपास आया है, हमारे अनुमान के आसपास ही है ये, लेकिन मार्जिन पे एक तगड़ा बीट देखने मिला है। 20% का हमारा अनुमान था कि मार्जिन आएंगे, यहाँ पे 22% पे कंपनी के मार्जिन आए, 542 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा आया है। जो लाइसेंसिंग इनकम है वो करीब 3,734 करोड़ के आसपास है, जिससे काफी हद तक कंपनी को मदद मिली है। हालांकि यूएस के सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक डिक्लाइन देखने मिला है। सीमेंस यहाँ नतीजे अनुमान से थोड़े कमजोर है। रेवेन्यूज जो है 2,708 करोड़ पे आया है, मार्जिन 8.4% पे आए हैं, 10.4% से अनुमान हमारा लगाया था और मुनाफा 161 करोड़ पे आया, जबकि हमारा अनुमान 193 करोड़ पे था। और ट्रेंड यहाँ पे जो नतीजे हैं वो कुछ हद तक मिले जुले कहेंगे, क्योंकि सबको पता था कि नुकसान होने वाला है कंपनी को। हालांकि नुकसान जो हुआ है वो हमारे अनुमान से थोड़ा कम है। नुकसान जो है एबिटा फ्रंट पे 32 करोड़ का है, बॉटम लाइन पे 84 करोड़ का है। हमने अनुमान लगाया था कि 100 करोड़ के आसपास का नुकसान कंपनी करेगी। सेल्स जो है 332 करोड़ के आसपास, 327 करोड़ के आसपास आए हैं। और कंपनी ने अपने कमेंट्री में कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में एक बेहतरीन रिकवरी जो है वो कंपनी को अपने सेल्स में देखने मिल रही है और अब तक करीब 80% के आसपास की रिकवरी जो है FY20 के लेवल से हो चुकी है। और काफी सारे स्टोर जो है अराउंड 90% ऑफ द स्टोर जो है वो पिछले हफ्ते में ऑपरेशनल हो गए हैं, ये ट्रेंड का कहना है। के लिए कुछ नतीजे वायदा बाजार से, पर ढेरों कैश मार्केट के स्टॉक्स भी हैं जो नतीजों पर करेंगे रिएक्ट। आइए जानते हैं इनके बारे में देवांशी से। मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले गुजरात एल्कलीज, आप देखिए नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं, मार्जिन हल्के से इस बार कम होते हुए दिखे हैं। जो आय है वो 44% तक बढ़ती हुई दिखे, कामकाजी मुनाफे में 20% तक की बढ़त आती हुई दिखे, लेकिन मार्जिन 21% से कम होकर करीब 18% के आसपास आते हुए दिखे हैं। लेकिन जो मुनाफा है उसमें आपको एक बड़ा सा जंप आता हुआ दिखेगा। करीब 63 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है 32 करोड़ के सामने। जोमैटो, यहाँ पे उनका जो घाटा है वो इस बार भी बढ़ता हुआ दिखा है, कामकाजी घाटा इस बार बढ़ता हुआ दिखा है, 376 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 80 करोड़ से बढ़कर। इसके साथ ही जो घाटा है 360 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 100 करोड़ से बढ़कर। इसके साथ ही आप आय देखिए वो दोगुनी होती हुई दिखी है, तो आय में बढ़त है लेकिन कामकाजी घाटा और जो ओवरऑल बॉटम लाइन है वो जो लॉस है वो बड़ा है। नैथ बायो, यहाँ पे अच्छे नंबर्स हैं, उनकी जो कुल आय है वो 11% तक बढ़ती हुई दिखी है, साथ ही कामकाजी मुनाफे में 10% जितनी बढ़त है। मार्जिन इस बार 22.5% पर स्टेबल आते हुए दिखे हैं। जो मुनाफा है उसमें इस बार 9% तक की बढ़त है। इंडिया ग्लाइकॉल्स, नंबर्स अच्छे हैं, आय ऑलमोस्ट 100% तक की बढ़त आती हुई दिखी है, दुगने हुए हैं, कामकाजी मुनाफे में भी 16% तक की बढ़त है। मार्जिन आप देखिए 6% से घटे हैं, करीब 3.5% पे आते हुए दिखे हैं इस बार, लेकिन जो मुनाफा है उसमें एक बड़ा जंप आपको इस तिमाही में आता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही IRB इंफ्रा नंबर्स बहुत अच्छे आते हुए दिखे हैं, घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है कंपनी। 72 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है, 43% की जो मार्जिन हैं वो भी कंपनी ने बुक किए हैं। इसके साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है 46% तक बढ़ता हुआ दिखा है और जो आय है उसमें 60% तक की बढ़त होती हुई दिखी है। तो यहाँ पे भी आप देखिए जो नंबर्स हैं वो इस तिमाही में भी अच्छे आते हुए दिखे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और कैश मार्केट के नतीजे जहाँ पर आपको रिएक्शन दिखेगा। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से नतीजे और खबरें हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। रिलायंस इंफ्रा कंपनी की आय जो है करीब 23% बढ़ती दिखी है, लेकिन नुकसान करीब 95 करोड़ का कंपनी को होता हुआ दिखा है। एबिटा लॉस भी 42 करोड़ का कंपनी ने देखा है। स्पेंसर्स रिटेल कंपनी की आय में 0.9% की बढ़त है। एबिटा प्रॉफिट यहाँ पर 34 करोड़ का, लेकिन 54 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 23 करोड़ का नुकसान फिलहाल कंपनी देख रही है। गोदरेज एग्रोवेट कंपनी के नतीजे मजबूत हैं। कंपनी की आय जो है 28% बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा करीब 2% बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन 10.7% से श्रिंक होकर 8.5% पर गए हैं, लेकिन साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर 4% का अपटिक देखने को मिला है। तो ऑल इन ऑल गोदरेज एग्रोवेट अच्छे मजबूत नतीजे। हेरिंबा के नतीजे अच्छे हैं। स्टैंडअलोन बेसिस पर करीब 31%
आय में बढ़त देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफा करीब 50% बढ़ता दिखा है। मार्जिन 16% से 18.5% पर गए हैं, तो मुनाफा करीब 65% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो काफी दमदार नंबर्स हेरन बैंक की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। और अंत में सीक्वेंट साइंटिफिक कंपनी की आय करीब 8.5% बढ़ती हुई दिखी है। 320 करोड़ पर कंपनी के रेवेन्यू का आंकड़ा गया है। कामकाजी मुनाफा 55% टूटा है। मार्जिन 15.4% से 6.2% पर गए हैं और मुनाफा जो है ये 86% की गिरावट दिखा रहा है। तो सीक्वेंट साइंटिफिक अगर आय को छोड़ दें, नतीजे जो हैं कमजोर हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और नतीजे, पर नतीजों की लिस्ट खत्म नहीं हुई है, ढेरों और नतीजे जहां पर करना है हमें फोकस। वापस चलते हैं वरुण के पास। वरुण बताइए, आपके पास कौन से कैश मार्केट के नतीजे हैं? वरुण कोई इलेक्शन की रैली को संबोधित कर रहा है। बिल्कुल, ऐसा लगा ना वही जैसे feeling माइक आ रही में आमने सामने हजारों लोग बैठे और वो माइक में बोल रहे हैं। और माइक में वो पुराने जमाने का होता था ना, वैसा बड़ा वाला। हाँ, आजकल metal स्पीकर वाला। आने लगा हमारा, वो पूरा ऐसा उस तरह के माइक सर्कल वाला, गोल गोल वाला, अंदर वो बीच में वो। हाँ वरुण, दीजिए अपना भाषण। वही है, वही वैसे एग्जैक्टली अभी भी वही है। कभी कभी वरुण को इलेक्शन में खड़ा जरूर करेंगे। आइए, तब तक हमारे साथ तैयार है आशीष। वक्त है एफआईआर का। तो आशीष हम तीन हो गए आज तो स्टूडियो में एक साथ। सर काफी दिनों के बाद। हाँ, काफी दिनों के बाद काफी लोग एक साथ हैं स्टूडियो में। बताइए आज की एफआईआर रिपोर्ट्स। अनिल सर, सबसे पहले मदरसन सुमीर देखिए, यहाँ पर नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई और कहा जा रहा है कि अदर इनकम बढ़ने के चलते मुनाफे को सहारा देखने को मिला। हालांकि स्टैंड अलोन तौर पर अगर आप देखें तो नतीजा अनुमान से बेहतर। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 268 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और लक्ष्य 205 से घटाकर 190 कर दिया। 223 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। जीएसपीएल कल नतीजे आए थे, नतीजे देखिए थोड़े से अनुमान से कमजोर थे। हालांकि ब्रोकरेज हाउस सिटी मान रहे कि इन्होंने जो जिंदल पावर में डाइवेस्टमेंट किया है, इससे इनका जो ESG स्कोर है और कार्बन फुटप्रिंट है, इसमें सुधार देखने को मिलेगा, जिसके चलते टारगेट इन्होंने बढ़ाकर 640 कर दिया है। करीब करीब 400 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। लुपिन यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है 930 रुपये के लक्ष्य के लिए। नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं करीब करीब 1400 रुपये के लक्ष्य के लिए। 1119 के आसपास की कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि तिमाही थोड़ी सी कमजोर देखने को मिली है, खासतौर पर अगर आप देखें तो कामकाजी तौर पर अनुमान से कमजोर। टाइटन यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टैनली की इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1358 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि तनिष्क ने जो है डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया, इससे आगे जाकर कस्टमर एक्विजिशन में और सहायता देखने को मिलेगी। सीमेंस नतीजों का इम्पैक्ट रहेगा। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 2670 रुपये के लक्ष्य के लिए। मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है 1520 रुपये के लक्ष्य के लिए। 2060 कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि क्वार्टर जो है ऑर्डर इनफ्लो के लिहाज से तो काफ़ी बढ़िया था, हालांकि जो मार्जिन है काफ़ी कमजोर देखने को मिले। पार ग्रिड यहाँ पर CLSC की तरफ से रिपोर्ट आई है 206 रुपये का लक्ष्य दिया, 173 कल की क्लोजिंग है। मैक्स फाइनेंशियल्स खरीदारी की राय दी है जेफरीज ने 1200 रुपये के लक्ष्य के लिए, 1027 कल की क्लोजिंग है। वहीं CLSC अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 1350 रुपये के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कि सीजनैलिटी के चलते अगर आप देखें तो VNB मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, हालांकि FY22 के बाद अगर आप देखें तो बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। ट्रेंट नतीजों का इम्पैक्ट रहेगा। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 870 रुपये के लक्ष्य के लिए, 947 कल की क्लोजिंग है। रेडिको खैतान इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, जहाँ पर कवरेज की शुरुआत की गई है खरीदारी के राय के साथ 1144 रुपये का लक्ष्य दिया, 850 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि क्लियर स्पिरिट्स में अगर आप देखें तो कंपनी की लीडरशिप काफ़ी बढ़िया है और आगे जाकर भी मार्केट शेयर बढ़ता हुआ नजर आएगा। BEL CLSC की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर अभी खरीदारी की राय दे रहे 205 रुपये के लक्ष्य के लिए। UBS लगातार ब्रोकरेज हाउस जो पॉजिटिव है, हालांकि नतीजे आपको देखेंगे तो थोड़े से कमजोर है, लेकिन UBS मान रहे कि नतीजे इनके लिहाज से बढ़िया है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 165 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दिया, 125 कल की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे 175 के लक्ष्य के लिए। कोल इंडिया के कल नतीजे आए थे, JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग दी 200 रुपये का लक्ष्य दिया है। जेफरीज होल्ड की राय दे रहे 135 रुपये के लक्ष्य के लिए, 142 कल की क्लोजिंग है। और जो नतीजे वो कह रहे हैं कि आगे जाकर थोड़ा सा सुधार देखने को मिल सकता है। तो अनिल जी, ये ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं आज। ओहो, रिपोर्ट्स लंबी चौड़ी ढेर सारी, रिजल्ट सीजन है तो आएंगी नेचुरली। आइए, रिजल्ट्स और भी हैं, IPOs 4 खुले हुए हैं। देवांशी पूरा अपडेट देने के लिए तैयार है, बताएं देवांशी।
बिल्कुल, सबसे पहले तो किम्स यहाँ पे नंबर्स इस बार भी मजबूत आते हुए देखें। आप देखें इनकी जो कुल बिक्री है वो 135% तक बढ़ती हुई दिखी है। इसके साथ ही कामकाजी मुनाफा 510% तक बढ़ता हुआ दिखा है। साथ ही मार्जिन आप देखिए 10% से एक बड़ा सा जंप आता हुआ दिखा है। 27% पे कंपनी ने मार्जिन पोस्ट किए हैं। साथ ही जो मुनाफा है वो 700% तक इस बार बढ़ता हुआ दिखा है। क्वार्टर नंबर्स भी थोड़े से ठीक हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स यहाँ पे नंबर्स देखिए थोड़े से मिले जुले हैं। जो कुल बिक्री है वो 11% तक बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन मार्जिन कम होते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफे में गिरावट आती हुई दिखी है। जो मुनाफा है उसमें आपको एक बड़ा सा जंप देखने मिलेगा। 57 करोड़ का आता हुआ दिखा है। पिछले साल केवल 2 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया था। आईपीओ अपडेट, सबसे पहले केम्प्लास्ट, यहाँ पे आप देखिए पहले दिन करीब 16% तक आईपीओ भरता हुआ दिखा है। रिटेल सब्सक्रिप्शन 39% पे आता हुआ दिखा है। इसके साथ ही ऑप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे भी आज दूसरा दिन है आईपीओ का। पहले दिन 24% तक आईपीओ भरता हुआ दिखा था। रिटेल सब्सक्रिप्शन करीब 33% का इस बार आता हुआ दिखा है। क्यूआईबी सब्सक्राइब 25% पे होता हुआ दिखा है। नुवोको विस्तास, आखिरी दिन है आज आईपीओ का, और यहाँ पे आप देखिए कल तक 29% तक आईपीओ भरता हुआ दिखा है। इसके साथ ही कार ट्रेड टेक, यहाँ पे भी करीब पूरा ये आईपीओ भरता हुआ दिखा था। कल के दिन में 99% से थोड़ा सा ज्यादा ये आईपीओ भर चुका था। और रिटेल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे काफी अच्छा आता हुआ दिखा है। तो आज भी इन आईपीओस पर आपको फोकस करके चलना है। ये है आपके लिए आईपीओस के अपडेट, और साथ ही मानसी बताने के लिए तैयार है कुछ और खबरें और साथ ही रिजल्ट भी। बताएं मानसी। शुक्रिया अनिल सर। स्टील स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। आयरन ओर के दाम 3 महीने के निचले स्तर पर हैं। चीन ने स्टील आउटपुट पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन्हीं खबरों के चलते स्टील सेक्टर पर फोकस रहेगा। चीन के तांगशान में 20 स्टील मिल्स को 1 हफ्ते के लिए काम बंद करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा वेदांता सभी बिजनेस वर्टिकल में कुल मिलाकर $20 बिलियन तक का निवेश कंपनी में लाने की यहां पर योजना बनाकर चल रहे हैं। चांदी का उत्पादन और स्टील की क्षमता को दोगुना करने की योजना है। शुगर स्टॉक्स भी आज फोकस में होंगे। रॉ शुगर के दामों में 6% का उछाल देखने को मिला है। रॉ शुगर के दाम 4 साल की ऊंचाई पर है और ब्राजील के मध्य और दक्षिण क्षेत्र में चीनी उत्पादन जो है वो 11% गिरता हुआ दिखाएं तो शुगर स्टॉक्स न्यूज बेस्ड इंपैक्ट दिखाएंगे। बल्क डील्स है मेरे पास। डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज पर अबैकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड ने 1,25,000 शेयर 1,617 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। इसके अलावा माधुरी मधुसूदन केला ने 44,700 शेयर की खरीदारी की है। प्रमोटर ने 96,719 इक्विटी शेयर्स जो हैं 1,616 रुपए प्रति शेयर के दाम पर बेचे हैं। तो वेवल इन्वेस्टमेंट ने 1,53,281 शेयरों की बिकवाली की है 1,619 रुपए और 54 पैसे प्रति शेयर के दाम पर। तो डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज बल्क डील के तौर पर फोकस में रहेगा। बात है, ये तो गजब है। ये तो डायनेमेटिक टेक्नोलॉजी सुनील सिंघानिया साहब, मधु केला साहब दोनों ने खरीदा। आपको कैसे पता चल रहा था आशीष? चार्ट पे सब पता चल जाता है। कल आशीष की टीम में था। हाँ, आशीष की टीम में। ट्रेडर्स डायरी में जबरदस्त एक्शन। स्टॉक बहुत बढ़िया है, कंपनी जबरदस्त है। और कल मेरे ख्याल से 20% चला। 20% सर इससे पहले भी जब बताया था तभी भी 20% का उछाल आया। मेरे ख्याल से ये वो एयर स्पेस में टर्बो चार्जर्स, हाँ वो उसका काम करती है, करेक्ट। तो ओपनिंग अप थीम भी एक तरह से कह सकते हैं। ओके, एडजस्ट होने के बाद शायद 19% ऊपर बंद हुआ है। जबरदस्त। आज भी एक्शन रहेगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े फंड्स की एंट्री, तो ये है स्टॉक जो जबरदस्त एक्शन में। वरुण, आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं? ओके अनिल जी, मेरे लिस्ट में कुछ रिजल्ट्स है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो प्राइकॉल, यहाँ पे नतीजे जो है वो काफी बेहतरीन रहे हैं। घाटे से मुनाफे में कमी आई है। 29 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने करीब 6 करोड़ का मुनाफा किया है। और कंपनी का जो एबिटा फ्रंट पे भी 2.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने करीब 34 करोड़ का मुनाफा किया है। रेवेन्यू जो है 175% बढ़े हैं। कोस्टल कॉर्पोरेशन, यहाँ थोड़े कमजोर नतीजे हैं। सेल्स जो है 4.2% गिरी है। मार्जिन 10% से गिर के 9.6% और मुनाफा जो है कंपनी का फ्लैट रहा है 7 करोड़ पे। कोचिन शिपयार्ड, थोड़े कमजोर नतीजे हैं। सेल्स जो है ऑलमोस्ट 1% गिरी है। एबिटा मार्जिन लेकिन जो है कंपनी के बड़े हैं, 4.5% से बढ़ के 6.3% पे आए हैं। मुनाफा जो है गिरा है, 29 करोड़ पे आया है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, नतीजे बेहतरीन है, स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की सेल्स 36% बढ़ी है। मार्जिन हालांकि थोड़े गिरे हैं, 14.8% से गिर के 13% पे। मुनाफा 37% बढ़ा है, 56 करोड़ से बढ़ के 77 करोड़ पे आया है। और सबसे आखिरी में हुतामा की पीपीएल, मुनाफे से ये कंपनी घाटे में आई है। 27 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले कंपनी ने 4 करोड़ का घाटा किया है। एबिटा मार्जिन 10.6% से घट के 3.4%। रेवेन्यू जो है महज 3% इस कंपनी के बढ़े। तो ये है आपके लिए कुछ और
शेयर्स और खबरों वाले स्टॉक्स, नतीजों का रिएक्शन सर ढेर सारे स्टॉक्स में आ हाँ, रहा आज है। तो मतलब पूरे दिन भर बिजी रहने वाला मामला है। तो आइए हम अकेले बिजी क्यों रहे, सबको करते हैं बिजी। तो हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार, देख लेते कौन कौन सुबह सुबह आ गए हैं टाइम से। बंसल जी, हमेशा बंसल जी ऑलवेज बिफोर टाइम। अविनाश सर भी आ चुके हैं, आप दोनों को गुड मॉर्निंग। बंसल जी सुप्रभात। एक चीज़ बताइए, आप कैसे कर लेते हैं आप ये हमेशा समय से पहले, एकदम टाइम से पहले? नहीं तो बहुत सारे लोग तो जैसे आप ही के पार्टनर, बाकी का छोड़ दीजिए, कुणाल जी भागते भागते ही आते हैं हमेशा, है ना? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। देखिए अनिल जी, मैं तो बड़ा पंचोल हूँ और मेरे तो अनिल जी बैटर आपने मुझे और पंचोल बना दिया। तो अनिल जी मैं तो अपनी शादी पर भी बिफोर टाइम ही पहुंच गया था, तो ये बाय डिफॉल्ट है मेरे साथ। बट अनिल जी एक चीज है कि आज आपको और आशीष को स्टूडियो में देख के अनिल जी काफी मतलब कि ना पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है। और मैंने कितनी बार बोला है, देखिए अभी डिफिकल्ट टाइम्स हैं, कोविड के चलते लाइफ नॉर्मल नहीं है। जब जब लो फील कर रहा होता हूँ तो आपके थ्रू एनर्जी आती है। आज भी अभी आपको और आशीष को देखा मैंने स्टूडियो में, तो बहुत अच्छा लगा और एक मतलब कि ना फील गुड फैक्टर होता है अनिल जी। तो आज अनिल जी क्या स्पेशल करने वाले हैं? 2 दिन पहले तो आप आए थे तो कुछ आपने वो एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करा था, और आज आप क्या करने हैं अनिल जी स्पेशल स्टूडियो में? जैसे दीप भी स्टूडियो में ही है, आपको शायद पता नहीं चला, दीप भी स्टूडियो में है। लेकिन अब मुझे आज एक चीज पता चली, आप कह रहे हैं कि जब जब आप लो फील करते हैं मेरे से एनर्जी ले लेते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं अनिल जी, मैं आपसे नहीं लेता, बाय डिफॉल्ट आपसे मिल जाती है। मैं वही सोच रहा था, रोज मैं जब चार्ज होके आता हूँ ऐसा लगता है फुल एनर्जी है, मेरी एनर्जी ड्रेन आउट कहाँ हो जाती है। अब पता चला बंसल जी खींच लेते सारी की सारी, मौका लगते हैं। अच्छा बंसल जी एक चीज़ बताइए, जैसे आप एग्जाम में किसी को एग्जाम सेंटर पे छोड़ने गए, ठीक है, और आपको बोलते कि आप ही एग्जाम दो, इनको तो छोड़ो, या फिर एग्जाम देने बैठे और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, तो फिर क्या करेंगे? अनिल जी एक बार अनिल जी दोबारा पूछिए अनिल जी, आपने 2-3 चीजें एक ही सवाल में पूछ ली हैं। ओके, तो आज आउट ऑफ द सिलेबस में पूछ रहा हूँ। चले बंसल जी बताइए, स्टॉक ऑफ द डे आज करें। आप तो तैयारी तो करके नहीं आए होंगे। हाँ माफ कीजिए, पिक ऑफ द डे आज का अनिल जी स्टॉक ऑफ द डे नहीं, बिल्कुल नहीं करके। पिक ऑफ द डे अनिल जी HCL टेक ही अनिल जी। HCL टेक है, इसको हमने कल भी रिकमेंड किया था। आईटी ने अनिल जी मार्केट को संभाला हुआ है, आईटी ने मार्केट को संभाला हुआ है। HCL टेक जिन स्तरों पे खड़ा हुआ है, डाउन साइड लिमिटेड है, तेजी से भागेगा, तैयारी नहीं है इसलिए लेवल नहीं दे रहा हूं, बट पिक ऑफ द डे HCL टेक है। चलिए 1063 पर HCL टेक खरीदारी करने के लिए थोड़ी देर में आपको बंसल जी लेवल्स भी देंगे। यही बंसल जी की खास बात है, खूबसूरती की, बड़े स्पोर्टिंग है, और बंसल जी से आप कभी भी किसी भी तरह की बात करो बहुत ही बढ़िया तरीके से जवाब देते हैं। आइए अविनाश सर भी हमारे साथ हैं, और साथ ही कुणाल जी भी अब जुड़ चुके हैं, आप दोनों का भी स्वागत है। अविनाश सर, मेटल स्टॉक्स पर पहले राय दीजिए। कल मेटल्स के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़कर आए, कुछ अच्छी खबरें भी, कुछ कम अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन दाम बढ़े हैं फाइनली 6-7%। स्टील के दाम, स्पेशली स्टील स्टॉक्स खरीदने चाहिए, यदि हाँ तो क्या? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आई थिंक मैं समझता हूँ कि स्टील की साइकिल अभी भी काफ़ी मजबूत है, और मैं समझता हूँ जो काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। मैं समझता हूँ कि इस लेवल से भी अगर कोई खरीदना चाहे तो एक अच्छी खासी अपसाइड पॉसिबल है। इनफैक्ट कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर दिखाए, कंपनी का आउटलुक भी मुझे लग रहा है काफ़ी पॉजिटिव है। तो पीएसयू में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया खरीद लीजिए, मुझे लग रहा है यहाँ से भी एक 20% की अपसाइड पॉसिबल है। और आयन और में मैं समझता हूँ कि एनएमडीसी जो आयन और बेसिकली बनाता है वहाँ पे नज़र रखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस साल प्रॉफिटेबिलिटी FY21 के हिसाब से काफ़ी मजबूत तरीके से बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 कंपनीज पे नज़र रखिए, काफ़ी अंडर वैल्यूड है और यहाँ पे पैसा बनाने का मौका ज़रूर मिलेगा और रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में रहेगा। ओके, ये है आपके लिए सेल और एनएमडीसी 2 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदारी करने की राय। ल्यूपिन, जरा कुणाल जी इसके चार्ट्स देखिए, राय दीजिए। गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो आपको। ऊपर तो रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, शायद कुछ एक एडजस्टमेंट है 85 करोड़ का, उसको हटाकर देखेंगे तो फिर गुड मॉर्निंग दीपांशु जी गुड मॉर्निंग, बहुत बड़ी वाली गुड मॉर्निंग। ओके सवाल तो आने दो कुणाल जी, रुको पूरा सवाल कंप्लीट करने दो। ओके, तो लुपिन के चार्ट देखिए और रिजल्ट्स बताइए। सॉरी रिजल्ट्स तो आ चुके हैं, चार्ट देखकर लेवल्स बताइए, क्या लेवल्स, क्या रेंज रह सकती है?
अरे जी देखिए, चार्ट पर कुछ सुस्ती नजर आ रही थी, कल भी हम लोग देख रहे थे, तो लुपिन में उस तरह का कोई मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगता है आज भी वही हाल रहेगा। 1155 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, अभी 1120 का क्लोज है कल का, तो 1155 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तब लुपिन में कुछ तेजी बनेगी। लेकिन जब तक वो लेवल्स नहीं आते, मुझे लगता है वेट एंड वॉच करें, दूर रहें स्टॉक से। और भी बहुत बेहतर विकल्प है, करेक्शन भी आ चुका है, तो वहां पर मौके तलाशेंगे नहीं। चलिए, तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करें लुपिन पर। नतीजे थोड़े कमजोर रहे हैं, बट कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं, पर तो देखते हैं किस तरह की चाल लुपिन की रहेगी। अविनाश जी, सीमेंस पर कोई राय? नतीजे ठीक आए हैं पर बाजार के अनुमान से कम रहे हैं। स्टॉक में हमने नतीजों से पहले थोड़ा एक्साइटमेंट देखा था, आपकी क्या रीडिंग है सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि नतीजे थोड़े से मिले जुले हैं और जैसे आपने कहा कि स्टॉक में काफ़ी ऊपरी लेवल तक स्टॉक गया था। मेरे ख्याल से जो मैनेजमेंट की कमेंट्री और कॉन्फ्रेंस कॉल का जो आउटलुक रहेगा, उसके ऊपर आगे चल के एक आउटलुक लेना पड़ेगा। बट मेरे ख्याल से डेफिनेटली नंबर्स इतने भी खराब नहीं है, बट डेफिनेटली इस क्वार्टर में जो आउटलुक आएगा और जो आने वाले क्वार्टर में जो ऑर्डर बुकिंग होगी, उसके ऊपर नजर रहेगी। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है और जिस प्रकार से इस कंपनी का बिजनेस मॉडल पोजिशन्ड है, मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट अगर दीपांशु आती है तो उसको खरीदने का मौका समझना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आउटलुक, मैक्रो आउटलुक पॉजिटिव हो रहा है और होपफुली सेकंड हाफ में आपको ऑर्डर बुक और जो एग्जीक्यूशन है वो काफी स्ट्रांग नजर आएगी। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन का मामला है और मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी गिरावट आती है तो उसको खरीदने का मौका समझ के इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऑर्डर बुक पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी का भी कहना है कि 14,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है, जो उनका हाईएस्ट ऑर्डर बैकलॉग एवर है। तो आगे जाकर शायद बेहतर एग्जीक्यूशन पर परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी दिखती चले। पर काफी सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं। गोदरेज एग्रोवेट, बंसल जी इसके बारे में राय दें। अच्छे नतीजे हैं, थोड़ा मार्जिन पर कॉन्ट्रैक्शन देखा है, बट अदरवाइज बाकी पैरामीटर्स पर अच्छे नतीजे रहे हैं। चार्ट क्या कहती हैं सर गोदरेज एग्रोवेट? देखिए दीपांशु, चार्ट्स पे थकावट के संकेत हैं। ऊपर में देखें तो 720 725 एक रेजिस्टेंस है और स्टॉक ने इन्हीं लेवल से करेक्शन दिखाई है और ओवरबॉट है, करेक्शन पॉसिबल है। तो नतीजों के चलते अगर स्टॉक में कुछ रैली बनती है, 700 के लेवल्स आते हैं, तो शॉर्ट टर्म नजरिया तो एक बार को निकले, स्टॉक में करेक्शन के चांसेस लगते हैं। करेक्शन जब खत्म होने के संकेत आए तब खरीदारी की राय होगी। एल्स जिन्होंने ले रखा है ऊपर में 700 710 के अराउंड ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग की राय है। ये तो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग की भी राय रहेगी। देख ही रहे हैं कि अच्छे नतीजे आ रहे हैं, बट काफी सारे स्टॉक्स ऑलरेडी नतीजों से पहले आपको रन दिखा चुके हैं और ये थोड़ा सुस्त काउंटर दिख रहा है। चलिए, इस पर भी आप रखिए नजर। कोचिन शिपयार्ड, इस पर भी एक राय ले लेते हैं कुणाल जी से। कुणाल जी, थोड़े सुस्त नतीजे रहे हैं। अगर आप आय की बात करें, कामकाजी तौर पर थोड़ा सुधार जरूर देखा है, बट आय और मुनाफे ने डिसअपॉइंट किया है। कोचिन शिपयार्ड कैसा लगता है सर? देखिए, चार्ट पर भी कुछ कमजोरी देख रहे थे हम लोग दीपांशु पिछले कुछ दिनों से, और कल के ट्रेड में भी हमने देखा एक मेजर लेवल के नीचे बंदी आई, तो मुझे लगता है कि गिरावट थोड़ी और गहरा सकती है। नतीजे भी अपेक्षाकृत नहीं हैं, तो यहाँ पर बहुत मुमकिन है कि आपको 355 तक के लेवल्स देखने को मिले। तो मेरी राय में कोई बहुत बड़ी सेल ऑफ भी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन 355 तक स्टॉक फिसल सकता है। कोई खरीदारी की राय नहीं है, और जिनके पास है, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बने रहें। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है एक बार निकल आए, कहीं और पैसा डालें। ओके, तो शॉर्ट टर्म में निकल आए, कहीं और पैसा डालें, ये है आपके लिए राय, जहां तक कोचिन शिपयार्ड का सवाल है। सीक्वेंट साइंटिफिक पर कोई राय आपकी अविनाश जी? थोड़े डिसअपॉइंटिंग नतीजे रहे हैं और पिछले साल की बेस को भी इन्होंने रीएस्टेट करा है, थोड़े एडजस्टमेंट्स करे हैं वहां पर। कैसे देखें सीक्वेंट साइंटिफिक को सर? इनफैक्ट दीपांशु, ये स्टॉक हमने बहुत पहले क्लाइंटों को रेकमेंड किया था और अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि क्वार्टरली नंबर डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग है। एक बात जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट कोविड जो एनिमल हेल्थ केयर बिजनेस है, वहाँ पे हम बहुत अच्छी और बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है और यहाँ पे सीक्वेंट साइंटिफिक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि एनिमल फीड में ये बहुत डोमिनेंट प्लेयर है, नॉट ओनली इंडिया में लेकिन ग्लोबली भी है। तो मुझे लग रहा है कि जिन निवेशकों को इसको थोड़ा लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना है, कोई भी कमजोरी आती है तो इसको खरीदना चाहिए। ऐसे काफी कम कंपनियां हैं जो एनिमल फीड्स में काम करती है और जो ग्लोबली वेल पोजीशनड है। और प्लस अब इस कंपनी में एक एमएनसी ऑपरेटिंग पार्टनर आया है, मेरे ख्याल से कार्ले ने काफी बड़ा स्टेक लिया है। तो ये डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये नतीजे के बाद थोड़ी बहुत बिकवाली आपको देखने को मिले, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कि इसको एक्यूमुलेट करिए, आने वाले साल में इसमें अच्छी री रेटिंग पॉसिबल लग रही है।
ओके, तो आने वाले साल में अच्छी री रेटिंग हो सकती है। चलिए नज़र रखेंगे किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है सीक्वेंस साइंटिफिक की भी, ये भी एक काउंटर आपके फोकस में आज रहेगा। फोकस में रहने वाले हैं हेरनबा इंडस्ट्रीज भी, केमिकल स्पेस से अगर आप इसकी बात करें। बंसल जी, चार्ट पर कोई राय? रिसेंटली लिस्टेड है पर दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं सर, चार्ट्स क्या कहती हैं इसकी? देखिए दीपांशु, ज़्यादा हिस्ट्री तो है नहीं है, चार्ट्स पॉजिटिव हैं, चार्ट पॉजिटिव हैं, तो करेक्शन आया तो खरीदारी की राय है। है तो खरीदारी भी आप यहां पर करके चल सकते हैं। गुजरात अल्कलीज, कुणाल जी इस पर राय दें, क्योंकि ट्रेडर्स रेडार पर काफी एक्टिव रहता है और नतीजे भी काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं। कैसी चाल रह सकती है इसकी? देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु। लॉन्ग टर्म चार्ट्स अगर आप देखें तो नीचे के लेवल्स पर बड़ा जबरदस्त बेस बना, उसके बाद एक रैली भी हमने देखी है और कल परसों में करेक्शन भी आया है। मुझे लगता है वापस से स्टॉक तेज हो जाएगा। एक बड़ा सपोर्ट है चार्ट पर 455 रुपए के आसपास, 455 460 के आसपास ये सपोर्ट है और ये लेवल्स वायलेट नहीं होते हैं तो ऊपर काफी बड़ी जगह है और मुझे लगता है कि स्टॉक इवेंचुअली 600 के लेवल्स भी दिखाएगा। तो नीचे के लेवल्स पर मेरी खरीदारी की राय। ये है आपके लिए गुजरात अल्कलीज, इस पर भी आपको रखनी चाहिए नजर। आइए वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जानते हैं वागले साहब की आज क्या राय है बाजार पर और उनके रेडार पर कौन से स्टॉक्स रहेंगे। वागले सर गुड मॉर्निंग। वेदांता से करते हैं शुरुआत। इनके केपेक्स को लेकर कुछ और अपडेट्स आए हैं और वैसे भी हम देख रहे हैं कि मेटल्स ग्लोबली अच्छी खबरों में है। क्या राय है सर वेदांता के चार्ट पर? कल की थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद क्या आज फिर से मूव आ सकता है इस पर? दीपांशु गुड मॉर्निंग, अनिल जी गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है थोड़ा सा अपसाइड होगा, बाउंस हो सकता है। 300 के ऊपर जितना टाइम ये सस्टेन करता है, 320 तक के मेरे टारगेट्स है। ऑन द डाउन साइड अगर 300 ब्रेक होता है तो फिर ये 280 तक जा सकता है। मेटल्स पर मेरी राय आज साइडवेज टू पॉजिटिव है। इससे पॉजिटिव है राय मेटल्स पर आज के लिए। देखते हैं क्या कुछ आगे होता है।